रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज का हमारा टॉपिक है अबूरी हुकूमत 1946। इससे पहले गुज़िश्ता लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि इलेक्शंस हुए थे। इलेक्शंस कब हुए थे? 1945-46 के अंदर। 1945 दिसंबर के अंदर कौमी असम्बली के इलेक्शंस हुए थे और जनवरी 1946 के अंदर जो है वो सूबाई असम्बली के इलेक्शंस हुए थे। इलेक्शंस करवाने का मकसद क्या था? इलेक्शंस इसलिए करवाए गए थे कि मुस्लिम लीग दावा करती थी कि मुस्लिम लीग ही वाहिद नुमाइंदा जमात है बर्रे सग़ीर के मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए, उनको एक प्लेटफार्म मुहैया करने के लिए। लेकिन हिंदू और कांग्रेस वाले जो थे वो दावा ये किया करते थे कि कांग्रेस बरे सग़ीर की वो वाहिद जमात है जो ना सिर्फ हिंदुओं की बल्कि मुसलमानों की, ईसाइयों की, सिखों की, पारसियों की और ख़ुद वो लोग जो खुदा को नहीं मानते, जिनको दहरिया कहा जाता है, जिनको अथीस्ट कहा जाता है। दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो खुदा के वजूद के ही मुनकिर हैं, जो अल्लाह ताला को नहीं मानते। तो कांग्रेस ये दावा किया करती थी कि खा किसी शख्स का, किसी ह्यूमन बीइंग का किसी मज़हब के साथ ताल्लुक़ है या ताल्लुक़ नहीं है, तो उन तमाम लोगों की नुमाइंदगी करती है कांग्रेस। जबकि हमारा मतमा नज़र, हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट था। हम कहते थे कि बेशक मुस्लिम लीग के अलावा भी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अलावा भी और मुसलमानों की जमातें मौजूद हैं, लेकिन मुसलमान सपोर्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। जैसे कि और जमातें मौजूद थी, कौन कौन सी? मजलिस अहरार मौजूद थी, जमीयत उलमा हिंद मौजूद थी, यूनियनिस्ट पार्टी मौजूद थी। तो अंग्रेज़ कंफ्यूज था, बरतानिया वालों को समझ नहीं आ रही थी कि कौन अपने मौक़िफ़ में सच्चा है, समझ नहीं आ रही थी या वो समझना नहीं चाह रहे थे, कुछ भी कहा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम इलेक्शंस करवा के देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग को कितनी पजीराई हासिल होती है। तो इलेक्शन करवाए गए दिसंबर 1945 के अंदर कौमी असम्बली के और जनवरी 1946 के अंदर सूबाई असम्बली के। और ये वो जादू था जो सर चढ़ के बोला। अक्सरियत, मेजॉरिटी ने अपने जो वोट्स थे वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को दिए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को डिट्रैक करने की पूरी कोशिश की गई। कायद आज़म से उनके बारे में पूछा जाता था कि आप ये बताएं, जब वो कंपेन किया करते थे, जब वो इलेक्शन के लिए जाया करते थे, तो उनसे ये पूछा जाया करता था, खुद मुसलमान पूछते थे, उनको फीड किया जाता था कि आप ये बताइए कि आपका मज़हब क्या है, आपका मसलक क्या है, आपका सेक्ट क्या है, आप मुसलमान हैं किस सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहा करते थे ये वक्त नहीं है और बैलेट पेपर के ऊपर नहीं लिखा हुआ होगा कि आप किस सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर अब तुम सपोर्ट नहीं करोगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को तो फिर कभी भी पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। तो अब इलेक्शन हो चुके हैं। इलेक्शन होने के बाद उन्होंने मज़ीद इसको लिंगर ऑन किया, मज़ीद इसको पेंडिंग किया कि हुकूमत ना बनाई जाए। उन्होंने प्लान्स भेजना शुरू कर दिए। उसमें से एक प्लान जो था वो था काबीना मिशन प्लान। काबीना मिशन प्लान भी नाकाम हो गया और काबीना मिशन प्लान की नाकामी के बाद हुकूमत बरतानिया ने फ़ैसला ये किया कि हम यहाँ पर अबूरी हुकूमत बनाते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि काबीना मिशन प्लान के मुताबिक, काबीना मिशन प्लान के मुताबिक हुकूमत उसको मिलनी चाहिए थी जो काबीना मिशन प्लान को मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये खुद ही डिसाइड किया था कि कैबिनेट मिशन प्लान को या तो मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट किया जाए या इसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया जाए। ऐसा नहीं होगा कि काबीना मिशन प्लान के किसी ख़ास हिस्से को जो उनकी फेवर में है, जो उनको अच्छा लगता है, उसको मान लिया जाए और कुछ हिस्से को जो उनके अगेंस्ट है या अनफेवरेबल है उसको छोड़ दिया जाए। जो इसको मुकम्मल तस्लीम करेगा उसको हुकूमत बनाने का मौका दिया जाएगा और जो इसको मुकम्मल तौर पर जो इसको रिजेक्ट करेगा वो मुकम्मल रिजेक्ट करेगा और वो हुकूमत से बाहर होगा। अनएक्सपेक्टेडली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, या यूँ कह लीजिए कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लिया। अब हक़ ये बनता था बरतानिया वालों का कि हुकूमत दे दी जाती मुस्लिम लीग को और प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। वो अपने इस वादे से मुनहरिफ हो गए, मुकर गए, फिर गए और उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कांग्रेस एक बेशक काबीना मिशन प्लान को मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं करती, लेकिन ये एक बड़ी यहाँ के
रहने वाले बाशिंदों की एक बड़ी जमात है। तो आए दोनों मिलकर के, दोनों बड़ी पार्टियां कौन सी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस, दोनों मिलकर के अपनी हुकूमत बना लें। तो हुकूमत बनाई गई थी, अबूरी हुकूमत 1946 के अंदर हुकूमत बनाई गई थी। इसमें 5 अरकान जो थे वो मुस्लिम लीग से लिए गए थे और 6 अरकान कांग्रेस से लिए गए थे। और प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो कि डिज़र्व नहीं करता था। डिज़र्व कौन करते थे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, लेकिन इंसाफ से काम नहीं लिया गया। मुस्लिम लीग के वज़रा में कौन कौन लोग शामिल थे, लियाकत अली ख़ान, सरदार अब्दुल रब निश्तर, आई चंद्रीगढ़, राजा गजनफर अली ख़ान और जोगिंदर मंडल अछूत था। और ऑलरेडी मैं आपके गोश गुजार कर चुका हूँ कि हिंदुओं के यहाँ ज़ात पात का निज़ाम पाया जाता है और 4 बड़ी ज़ातें इनके अंदर मौजूद हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र के बारे में जो कि खुद हिंदू होता है उसको ये अछूत समझते हैं, उसके बारे में ख्याल ये करते हैं कि अगर वो हमारे जिस्म से टच भी कर गया तो हमारा धर्म भरशट हो जाएगा, यानी कि हमारा मज़हब जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस किस्म के कॉन्सेप्ट पाए जाते थे। अब महज कांग्रेस तो दावा ही करती थी कि वो वो मुसलमानों को भी रिप्रेजेंट करती है, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रैक्टिकली जोगिंदर मंडल को, जो कि एक अछूत था, जो कि एक शूद्र था, उसको शामिल कर लिया और शामिल करके प्रैक्टिकली ये शो किया और पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि अगर हुकूमत हमें दी जाती है तो हम माइनॉरिटीज़ का भी पूरा ख्याल रखेंगे। काबीना मिशन प्लान नाकाम हो गया, क्रिप्स मिशन नाकाम हो गया, तो हुकूमत बरतानिया ने सोचा कि क्यों ना वायसराय को तब्दील कर दिया जाए। वायसराय आपको पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ वायसराय किसको कहते हैं। वायसराय वो ओहदा हुआ करता था जो हुकूमत बरतानिया की तरफ से यहाँ पर बतौर हाकिम तायुन जिसका किया जाता था, उसको यहाँ पर लगाया जाता था। वो ताज बरतानिया के तहत यहाँ पर हुकूमत करता था, वहाँ से अहकामात वसूल करता था और उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया करता था। हर एक नाम के साथ आप देखेंगे कि मोस्टली लॉर्ड लिखा हुआ नज़र आता है। लॉर्ड कहते हैं नवाब को। तो ये एक रीत है कि हुकूमत कहीं भी हो, ख़ास हमारे इस खित्ते के अंदर हो, एशिया के अंदर हो, यूरोप के अंदर हो, तो हुकूमत में आम लोग नहीं बल्कि ये उमरा, रोसा और नवाब ही शामिल हुआ करते हैं। आम लोगों के हुकूमत के अंदर हुकूमत में शामिल होने के चांसेस बेइंतहा कम हैं, स्पेशली पाकिस्तान में। यूरोप में तो फिर भी ऐसा होता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन का यहाँ पे तकर्रुर कर दिया गया क्योंकि काबीना मिशन प्लान नाकाम हो चुका था और लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐलान हुकूमत बरतानिया की तरफ से क्या किया कि हम जून 1948 तक इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल कर देंगे बरसगीर वालों को। कब जी? जून 1948 तक इक़्तिदार यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा। अब भी वो किसी न किसी तरीके से एक हरबे इस्तेमाल कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से इसको तूल दिया जाए, यहाँ पे स्टे जो है हमारा मज़ीद तवील हो जाए। कुर्सी का, इक़्तिदार का, हुकूमत करने का, ग़ुलाम बनाने का नशा ही कुछ और होता है। और यहाँ पर हुकूमत करने के तो आप देख लें कि आपको यहाँ पे जो नज़र आता है, ये एकड़ों के अंदर डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के जो ऑफिसेज बनाए गए हैं, ये सब अंग्रेज़ के बनाए गए थे। तो यहाँ पर वो खुद हुकूमत किया करते थे और की पोस्ट उनके पास मौजूद हुआ करती थी। तो इसको वो लिंगर ऑन करना चाहते थे कि किसी तरीके से इसको बढ़ाया जा सके। लॉर्ड माउंटबेटन का जब तकर्रुर किया गया, लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर आया तो आते ही उसने सियासी कायदीन से मुज़ाकरात, गुफ्तो-शिनीद, बातचीत और उनका जहन जो था वो पढ़ना शुरू कर दिया कि ये लोग चाहते क्या हैं। और बहुत ही जल्द वो इस नतीजे पर पहुंचा कि बरसगीर का तकसीम के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। बरसगीर को तकसीम ही किया जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। और हमारा जो ख्याल ये है कि जून 1948 तक इसको डिले कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तकसीम किया जाएगा और अभी तकसीम किया जाएगा, इसी साल में तकसीम किया जाएगा। तो जून 1947 का मनसूबा इसको कहा जाता है। इस मनसूबे के अहम 3 जून 1947 का मनसूबा, अहम नुकात क्या हैं? अहम नुकात ये वो इलाके जहाँ पर मुसलमान जो हैं वो अक्सरियत में नहीं हैं, कौन कौन से थे? आसाम, सीपी फॉर सेंट्रल प्रोविंस, यूपी फॉर
उत्तर प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, बॉम्बे और बिहार। ये वो बड़े इलाके थे जहाँ पर हिंदू या दीगर अक़वाम जो हैं वो कसरत के साथ मौजूद थी। मुसलमान यहाँ पर तादाद में बहुत कम थे। पंजाब, जैसा कि पंजाब आपको पता है कि पाकिस्तान का पंजाब जो है मौजूदा हिस्सा है, लेकिन ये पंजाब इतना छोटा नहीं था जितना कि आज है। इस पंजाब को तकसीम किया गया था। उस वक्त एक माहिर कानून था, उस माहिर कानून का नाम रेड क्लिफ था। रेड क्लिफ जानता था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद एक बहुत बड़े कानूनदान है। वो डरता था इस बात से कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास ना सिर्फ ईमान की ताकत है, बल्कि वो कानून के अंदर, कानून की महारत के अंदर अपना सानी नहीं रखते थे। जान ले स्टूडेंट्स, जिसके सीने में ईमान होता है वो अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरता। और कायद आज़म के बारे में अवाइल में ही मैंने आपको बताया था कि वो हालात का रुख तब्दील कर दिया करते थे, वो फैसले करते थे और उनको दुरुस्त साबित किया करते थे। तो कायद आज़म से वो डरता था। उसने इस शर्त पर पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम करने का वादा किया कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेरे इस फैसले पर रजामंद होंगे। कायद आज़म ने कहा एग्रीड। तो पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। रेड क्लिफ ने क्या किया यह आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। बहरहाल बाउंड्री कमीशन जो थी वो कायम की गई और पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। करने वाला कौन था? रेड क्लिफ था। उसके बाद बंगाल। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि जैसा पंजाब हमारे पास है ऐसा ही पंजाब हिंदुस्तान में भी मौजूद है, वहाँ पर भी पंजाब है। बंगाल को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। पाकिस्तान का एक हिस्सा जिसको हम मशरकी पाकिस्तान के नाम से याद किया करते थे, हमारे मगरबी पाकिस्तान से वो तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर था। इसी वजह से वो कमज़ोर रहा, हमसे दूर रहा और बिल आखिर वो साजिशों का शिकार होके टूट गया। तो बंगाल को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, ये फैसला किया गया। सिंध के अंदर बाकायदा असम्बली मौजूद थी, सूबाई असम्बली मौजूद थी और फैसला ये किया गया कि असम्बली को ये इख्तियार होगा कि चाहे तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, चाहे तो वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। नेक्स्ट था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के बारे में ये कहा गया कि वहाँ पे चूँकि जैसे हमारे यहाँ पंजाब के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो हमारी ये रीत है, हमारा ये आप कह लें रवाज है कि पंचायत फैसला करती है। तो वहाँ पे पंचायत टाइप का एक जिरगा होता है कि जिरगा फैसला करेगा, वहाँ की म्यूनसिपल कमेटी फैसला करेगी आया कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। उसके बाद सिलहट जो था, इसमें रेफरेंडम करवाया जाएगा। रेफरेंडम किसको कहते हैं? रेफरेंडम कहते हैं इस्तिस्वाबे राय को। इस्तिस्वाबे राय से मुराद क्या कि इनसे पूछा जाएगा यस और नो। यस और नो से मुराद क्या? पाकिस्तान और या हिंदुस्तान। तो सिलहट के अंदर रेफरेंडम के ज़रिए फैसला करवाया जाएगा। सरहद के अंदर भी ऐसे ही, सरहद क्या आज का मौजूदा KP के खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पे भी रेफरेंडम करवाया जाएगा। और उसके अलावा बड़े सगीर में इन बड़े हिस्सों के अलावा 600 छोटी बड़ी रियासतें मौजूद थी। तो इन रियासतों को ये हक हासिल होगा कि चाहे तो शामिल हो जाएं पाकिस्तान में, चाहे तो ये शामिल हो जाएं हिंदुस्तान में। तो इस तरह से फैसला जो है वो करवाया गया। बंगाल पंजाब का तो मैं आपको बता चुका हूँ कि फैसला ये हुआ था कि 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। बंगाल को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। सिंध असम्बली से पूछा जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। सिंध असम्बली ने फैसला दे दिया कि हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। बलूचिस्तान में जिरगा करवाया जाएगा। बलूचिस्तान ने भी फैसला दे दिया कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। सिलहट में रेफरेंडम करवाया जाएगा। रेफरेंडम से मुराद पूछा जाएगा कि बताएं पाकिस्तान या हिंदुस्तान। उन्होंने भी पाकिस्तान का फैसला दे दिया। सरहद ने, KPK ने भी पाकिस्तान का फैसला दे दिया। और कुछ रियासतें जो थी वो डिस्प्यूटेड रह गई। वो शामिल तो पाकिस्तान में होना चाहती थीं, लेकिन हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये इसके कुछ अहम नुकात थे। फिर कानून आज़ादी हिंद मंजूर किया गया 1947 में। हुकूमत बरतानिया ने बरसगीर के मारूजी का मतलब उस वक्त के जो मौजूदा हालात थे, उसके पेश नज़र 18 जुलाई 1947 को बरसगीर को 2 ममालिक में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तकसीम करने के लिए कानून मंजूर किया। उसको कहते हैं कानून आज़ादी हिंद, जिसकी रूह से 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान किया गया। जान लें पाकिस्तान का जो पहला जश्न आज़ादी था
वो 15 अगस्त को मनाया गया था, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो दरमियानी शब में मार्ज़ वजूद में आया था जुमे के रोज़ 27 रमज़ानुल मुबारक को। तो अब चूँकि 15 ही तारीख को आज़ाद हुआ था आपका हिंदुस्तान, तो हमने कहा कि हम उनसे एक दिन पहले अपना आज़ादी का दिन रख लेते हैं, जश्न मनाते हैं। तो इस वजह से फ़ैसला यही किया गया कि 14 अगस्त 1947 जो है वो हमारी आज़ादी का दिन है। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर